अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा। बातें हो रही थी कि क्या करना है, क्या बताना है, बहुत कुछ है ना असल में। क्या हाल है? बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, बातें सबसे पहले तो हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट द मैच यस्टरडे। मतलब वैसे तो वीकेंड पे बहुत से मैचेस हुए थे, लेकिन कराची और लाहौर का मैच बड़ा इंटरेस्ट होता है लोगों का। वैसे इतना राइवलरी जो बनाने की कोशिश की जा रही थी कल कमेंटेटर्स को मैं सुन रही थी, उस तरह तो बिल्कुल हमारा हाल नहीं है, बट स्टिल इंटरेस्ट बड़ा होता है लोगों का। कुछ तो है। देखिए अच्छा, वो बड़ा मजा आया उसमें जब शाहीन ने आउट किया बाबर आजम को, वो देखा आपने? ऑफ कोर्स बहुत से ऐसे मरहले थे वैसे, लेकिन लाहौर बिल्कुल ही लग रहा था कि टुवर्ड्स द मिडल, शुरू में ही आपको पता है 0 पे ही 2 तो प्लेयर्स आउट हो चुके थे, बट ऑल इन ऑल लाहौर वन एंड इट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैच। अच्छा, ये बात थी एंड ऑफ कोर्स मोर ऑन दैट लेटर। अभी तो हम इसका पूरा एक पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन एक चीज आज है जी 1 मार्च, और आपको पता है कि 8 मार्च जो है वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है। हमारी हमेशा कोशिश होती है ये महीना जब शुरू ही होता है तो वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग वुमेन, वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग वुमेन्स अचीवमेंट्स, वी कमेमोरेट वुमेन्स एफर्ट्स। तो उस कोशिश में हमने जी ये डिसाइड किया जियो पाकिस्तान ने कि जो भी हमारा टॉपिक होगा जिस पे हम बात करते हैं हर दिन, वील ट्राई टू गेट वुमेन्स पर्सपेक्टिव, अ वुमन एनालिस्ट, अ वुमन जर्नलिस्ट। तो खवातीन की नुमाइंदगी जो है वो हम आपके सामने शो जरूर करेंगे, और कोशिश हमारी पूरी होगी कि जो भी टॉपिक हो उसमें कोई खातून, कोई लड़की, कोई फीमेल पर्सपेक्टिव हो। अब आपने देखिए कह दिया, तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि खवातीन का किरदार अब इससे कौन डिनाई कर सकता है। एक तो वो किरदार है ना जिसका कोई यानी आप नेमुल बदल है ही नहीं, और वो है एक माँ का किरदार। पहली दर्जगाह एक खातून ही होती है, एक माँ होती है, और उसके बारे में कोई मतलब पे बैक है ही नहीं। यानी अगर आप कोशिश भी करें कि उसका कोई देना चाहें उस माँ को रिवर्ट, तो वो नहीं दे पाएंगे। वो बहुत बड़ा किरदार है। चले उससे हट के अगर हम किरदार की बात करें तो खवातीन हर शोबे में नुमाया, जैसे आप देख रहे हैं हुमा, केस इन पॉइंट, क्या बात है। तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए, कानून के शोबे में, फिर उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में, सियासत में, जो वो वाली फील्ड जो कि ट्रेडिशनली आप खवातीन से एसोसिएट नहीं करते, नहीं सोचते कि इनमें खवातीन भी होंगी। विमेन आर देयर। आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स देख लें, आप पायलट्स देख लें, आप दिफा में देख लें, मतलब स्पोर्ट्स में देख लें, विमेन आर एवरीवेयर एंड विच इज जस्ट ब्यूटीफुल। बहुत और भी जरूरत है। वर्ल्ड हिस्ट्री तो खैर बहुत ही लंबी बात हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री भी देखें तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना, एग्जैक्टली, मतलब फातिमा जिन्ना साहिबा को तो एक आ ही जाता है दिमाग में एक नाम, बट वी हैव सो मेनी अनसंग हीरोइंस आई वुड से एज वेल। कोशिश करेंगे इस पूरे हफ्ते जो है आपकी मुलाकातें भी करवाएं। अच्छा जी, शुरू करेंगे तो किसी से बात होगी, तो शुरू करते हैं इस घंटे की टॉप स्टोरीज। हुकूमत सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेटिंग से कराने की हामी, ऑपोजिशन खुफिया वोटिंग के पुराने तरीके पर इसरार कर रही है। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। अदालत आज किसी भी वक्त फैसला सुना देगी। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल कामयाबी से जारी है, लेकिन हमारे यहाँ मुख्तलिफ साजिशी थेरीज और अफवाहों का बाजार गर्म है। कोरोना वायरस के खिलाफ कोशिशों को नुकसान न पहुँचे, हुकूमत को आगाही मुहिम तेज करना होगी। और 8 मार्च को कराची में नेशनल विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज हो रहा है। खवातीन साबित कर रही हैं खेल समेत हर शोबे में वो किसी से पीछे नहीं। अच्छा जी, फर्स्ट नहीं बल्कि आगे ही हैं आप शुरू बिल्कुल जी, हम तो आगे हम तो अपने आप को पीछे खैर कहते ही नहीं है। बहुत सी बातें। सबसे पहले सेनेट इंतखाबात की बात कर लें। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज अपनी राय देगी। फरीकैन को हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको बताएं कि सेनेट इलेक्शन इस बार ओपन बैलेट से मुमकिन है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट आज इंतहाई अहम फैसला सुनाने जा रही है। ये फैसला बुध को महफूज किया गया था। आम तौर पर मुल्क में सेनेट इंतखाबात के लिए वोटिंग सीक्रेट बैलेट के जरिए होती थी। इस मरतबा पीटीआई हुकूमत ने हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे को बुनियाद बनाकर ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इंतखाबात करवाने का ऐलान किया। बिल्कुल, पहले 23 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से राय लेने के लिए सदारती रेफरेंस दायर किया, फिर 6 फरवरी को सेनेट इलेक्शन के तरीक़ाकार के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया। साथ ही ये कह दिया कि इस ऑर्डिनेंस पर अमल सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस पर राय के साथ मशरूत होगा।
और पेशगोइयों के माहिर वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्किफ़ फैसले से मुताल्लिक़ क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं ज़रा। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मैं इस बेहतर पोजीशन में हूँ कि कुछ आपसे तफसीली बात कर सकूँ। अदालतें आज़ाद हैं, कल अदालत का एक बड़ा अजीम फैसला आने वाला है, जिस तरफ भी वो फैसला जाए उसके बाद फैसला करेंगे कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है या नहीं। बिलावल भुट्टो ने उम्मीद जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून की रोशनी में होगा, लेकिन हमने तैयारी ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट दोनों के लिए की है। सुन ले क्या कहा उन्होंने। हमारा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देगा और आइन के और कानून के मुताबिक सीक्रेट बैलेट, चाहे वो सेनेट इलेक्शन में हो या आम इंतखाबात में हो, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसी अंदाज में अपना फ़ैसला सुनाएगा। वैसे हमने तैयारी दोनों सीक्रेट और ओपन बैलेट के लिए किया है। जी, तो इसमें सवाल ये भी है कि ओपन बैलेट के ज़रिए इलेक्शन होने की सूरत में अरकान असम्बली अपनी पार्टी के अलावा किसी को और को वोट दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लगता है कि शायद ही कोई इसकी हिम्मत कर सके। मज़ीद कुछ इस पर बात करनी है, दोनों जमातों के मौक़िफ़ भी हमने लेने। बिल्कुल जी, और एज वी प्रॉमिस्ड कि ख़वातीन का पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। सो राइट नाउ जॉइनिंग अस हमारे साथ मौजूद है रहनुमा तहरीक इंसाफ कंवल शौज़ब साहिबा। कंवल साहिबा, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज वाज़े हो जाएगा कि सेनेट इंतखाबात इस बार ओपन बैलेट से मुमकिन है या पुराने रवायती सीक्रेट तरीके से। तो अगर सूरत हाल ये बनी कि इंतखाबात सीक्रेट बैलेट से ही रहें, तो आपकी पार्टी के लिए क्या ये बहुत बड़ा धचका होगा? बिकॉज कोशिश इतनी करते रहे हैं कि अब कुछ ओपन हो ही जाए ये चीज़ें। देखिए, हमारी पार्टी के लिए कोई धचका नहीं होगा। हमारी एक काविश थी, हमने पूरा एहतमाम किया, हमने वो काम करने की कोशिश की जो इन दोनों ने 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शिक नंबर 23 में लिख के नवाज शरीफ साहब ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने रिटन एग्रीमेंट किया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि ऑल वोट शुड बी थ्रू ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट। और उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे ट्रांसपेरेंसी आती है। ये जो मंडियाँ ज़मीरों की लग रही हैं वो नहीं होती हैं। तो हमने तो ये कोशिश की, और अगर आज आ गया फ़ैसला, अगर हमारे हक़ में या हमारी जो इरादा है उसकी तायद हो गई सुप्रीम कोर्ट से, तो वो बहुत खुश आइंद होगा और आने वाले वक्तों के लिए पाकिस्तान में जो इलेक्शन का निज़ाम है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाएगा, रिफॉर्म्स आएंगी, मज़ीद भी आएंगी। और इसी तरह जो ओपन इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के थ्रू वो सिस्टम है। अगर नहीं आता बिलफर्ज, तो हमें क्या धचका लगना है? हम तो पहले ही तैयार हैं और हम पहले बता रहे हैं कि लोगों के ज़मीरों के लिए जो मंडियाँ लगती हैं ये फिर लगती रहेंगी, और जिन्होंने ज़मीर बेचने होंगे वो यकीनन बेच रहे होंगे। लेकिन कभी इम्कान ये है कि आज जो उल्टी छलांगे मार रहे हैं और दावे कर रहे हैं, हो सकता है कि मुंह पे हाथ रख के फिर यही रो रहे हों। अच्छा कंवल साहब, ये कहिएगा कि एक सूरत हाल ये भी तो बन सकती है कि ओपन बैलेट का ऑप्शन आ जाए, लेकिन कौमी असम्बली में आपके कुछ MNAs ये कह रहे हैं, खुलेआम ये कह रहे हैं कि हफीज़ शेख को वोट नहीं देंगे। तो जैसा कि वो कह रहे हैं कि नहीं देंगे, इस सूरत हाल में क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? पहले की जाएगी क्योंकि अब तो उन्होंने कह दिया है, या बाद में होगी? मैं आपको खुशखबरी सुना दूँ कि ऐसे इम्कानात नहीं है कि बहुत सारे लोग जो हैं या MNAs जो हैं वो रिफ्यूज़ करेंगे हफीज़ शेख साहब को वोट देने के लिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि बहुत सारे दूसरी साइड पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट ना देना चाहते हों। नून लीग के बहुत सारे लोग हैं जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट ना देना चाहते हों, और बहुत सारे पीपल्स पार्टी के भी लोग होंगे जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस काबिल नहीं समझते कि उनको वोट दिया जा सके, या वो इस चीज़ से एग्री नहीं करते कि उनको नून लीग के साथ मिल के ये सारे खेल खेलने पड़ रहे हैं। तो इसलिए कभी इम्कान ये है कि उधर से भी बहुत सारे वोट इधर आ जाएँ। तो इसलिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है, और ऐसे अव्वल तो MNAs कोई होंगे नहीं, और अगर हुए तो फिर ज़ाहिर है पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिनरी कमेटी मौजूद है, वो इसका एक्शन लेगी। अच्छा कंवल, आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में जिस तरह की मुखालफत है, इन हालात में भी पंजाब में हमने देखा है कि सेटलमेंट कर ली गई है, तो जाहिर है कि इसके लिए कुछ राब्ते हुए होंगे, कहीं कोई लचक दिखाई गई होगी, मुलाकातें हुई होंगी। तो इस्लामाबाद में भी, मतलब हम सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं कि इस्लामाबाद में भी ऐसा कर लेते, बिला वजह बेचारे हफीज़ शेख साहब जो हैं उनको मुश्किल में डाला हुआ है। नून लीग को या PDM को ये ख़तरा था
कि जितनी उनकी सीटें बनती हैं उससे कम उनको मिलेंगी और हमारे पास ज़्यादा सीटें आने के इम्कानात है। इसलिए हंसी खुशी उन्होंने ये जो सेटलमेंट किया, जिसको आप सेटलमेंट कह रहे हैं, मुकमका समझ रहे हैं, वो वहाँ परवेज़ इलाही साहब की रिक्वेस्ट पे इसको मान लिया, वरना इतनी वो सीधी दुमे नहीं है कि वो मान जाते। जहाँ तक आपने कहा कि हफीज़ शेख साहब जैसे गैर सियासी, आपको मैं बता दूं कि उनका एक सियासी बाकायदा रिकॉर्ड है और वो आपके लिए मैं दुरुस्तगी कर दूं कि 1927 में उनके नाना शाहनवाज भुट्टो साहब को हरा के पहले प्रीमियर बने थे सिंध के, और उनके दादा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ तहरीक पाकिस्तान में शामिल थे। 3 दफ़ा वो पहले सेनेटर रह चुके हैं और तकरीबन 80 साल से उनकी जो ख़ानदान है वो सियासत में मौजूद है। वो ख़ुद एक बहुत हाईली क्वालिफाइड पर्सन है जो हार्वर्ड से ग्रेजुएट भी, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू लोगों को जाके मुख्तलिफ 22 मुल्कों में जाके लेक्चर्स वगैरह देते रहे हैं, और दुनिया का जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल इदारा है वर्ल्ड बैंक, उसमें वो काम करते हैं, जो कि एक हमारे लिए ऑनर की बात है कि एक इतना पढ़ा लिखा पाकिस्तानी है जिसकी दुनिया में डिमांड है, और जब पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो यहाँ आके सर्व करते हैं। इसलिए वो बिल्कुल गैर सियासी नहीं है, वो मुकम्मल सियासत जानते हैं, वो मेरे और आपके एनालिसिस से बहुत आगे की सियासत जानते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ कमल जोसेफ साहब हमारे साथ हैं और इस पर नून लीग का एक मौक़िफ़ लेंगे। उस्मा बुखारी भी हमें ज्वाइन करेंगी कुछ देर में, लेकिन एक अफसोसनाक खबर है लाहौर से, और वो ये कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार एजाज़ दुरानी इंतकाल कर गए हैं। अहले खाना का ये बताना है, कन्फर्म किया उन्होंने। एजाज़ दुरानी ने फ़िल्म हीर रांझा में रांझा का किरदार अदा किया था। एजाज़ दुरानी की उम्र 88 बरस थी, वो तवील अरसे से बीमार थे। अदाकार एजाज़ दुरानी की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर गार्डन टाउन में अदा की जाएगी। लाहौर से ये अफसोसनाक खबर है फिल्मी शायकीन के लिए। जी ऑफ कोर्स जैसे जैसे हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स होंगी विल शेयर देम विद यू, लेकिन फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद है रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज़मा बुखारी। आज़मा, क्या हाल है आपका? आज़मा, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट आज बता देगी कि इस बार सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के ज़रिए मुमकिन हैं या नहीं। तो अगर ओपन बैलेट आ गया तो अपोजिशन की मुश्किलात कितनी बढ़ सकती हैं आपके ख्याल में? सुप्रीम कोर्ट कानून बना नहीं सकती, और जो आर्टिकल 226 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बड़ा क्लियर है, जिस पर लास्ट टाइम भी चीफ साहब ने भी जो है वो कमेंट किया कि जब सिर्फ उन्होंने इंटरप्रिटेशन ये करनी है कि 226 जो है वो सेनेट में भी अप्लाई होता है कि नहीं, और वो यकीनन कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा हुआ है कि वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होगा। अगर इसमें कोई चेंज है तो वो पार्लियामेंट ने करना है। सो मैं नहीं समझती कि इसमें अपोजिशन के लिए कोई मुश्किलात हैं या मुश्किलात होनी चाहिए। ये एक आईनी और कानूनी मामला है और उसको उसी तनाजुर में देखा जाएगा। अच्छा उस्मा साहब, ये कहिएगा, अपोजिशन रहनुमा बहुत बार ये कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों के बहुत से मेंबरान ओपन बैलेट में भी पार्टी के खिलाफ वोट दे सकते हैं। कितने लोग हैं ऐसे, और किस तरह ये यकीन है अपोजिशन को कि खुलकर मुखालफत करेंगे हुकूमती बेंचेस पर बैठे लोग? नेशनल असम्बली के अंदर एक ये बात भी समझने की है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मेजॉरिटी में जो आज़ाद उम्मीदवार जो है वो इलेक्ट हुए थे, वो कोई किसी और सिंबल पे लड़के नहीं आए थे, ना हुकूमत के सिंबल पे लड़के आए थे, और उसके बाद एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो चाहे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो उन्होंने ज्वाइन किया। सो ये जो उनकी कैलकुलेशन है पीपल्स पार्टी की, और जो एक अनरेस्ट है, जिस तरह पब्लिक के अंदर इस हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से अनरेस्ट है, वैसा ही अनरेस्ट जो है वो हुकूमत के अपने एमएनएज़ और अपने इत्तेहादियों के बीच में भी है, और वो भी समझते हैं कि आवाम को जितना बुरी तरह इनकी नाहली और नाकामी जो है वो उसने आवाम को इफ़ेक्ट किया है, पहले कभी नहीं किया गया। सो इसलिए वो लोग अगर जो है वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट डालना चाहते हैं तो उनके पास ये राइट मौजूद है जब तक एक आईनी तरमीम नहीं होती, और ये इस पर बेहतर कैलकुलेशन किया है ये पीपल्स पार्टी बता सकती है बस। अच्छा आसमा, एक सवाल है और क्लैरिटी आप ही दे सकती हैं कि पंजाब में तमाम सेनेटर्स एक सेटिंग के तहत मुंतखब कर लिए गए। जाहिर है कि ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ से बात की होगी, कहीं कुछ लचक भी दिखाई होगी, तो अगर सियासी मफादात के लिए राब्ते हो रहे हैं तो इंतखाबी इस्लाहात के लिए भी कर लें, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। ओपन बैलेटिंग वाला मामला पार्लियामेंट में ही तय हो जाता।
मैं समझती हूँ कि इम्पॉर्टेंट ये चीज़ हुकूमत के पार्ट पे होती है कि उसको कंसेंसस डेवलप करना पड़ता है, लेकिन ये हुकूमत कंसेंसस डेवलप कर ही नहीं सकती बिकॉज ये अपने हसद और अना और उसके अंदर इतने मगन है कि इनको लगता है कि आईनी तरमीम, और ये ड्रामा किया इन्होंने आईनी तरमीम करने का। आईनी तरमीम करने का एक तरीकाकार होता है, वो इनको पता है। चले तरीके इंसाफ पहली दफ़ा आई है, बाकी सारे इनके अंदर वही मेंबर्स हैं जो हर हुकूमत में मेंबर्स रहते रहे हैं, तो इनको पता है तरमीम कैसे होती है। ये करना नहीं चाहते थे और चूँकि ख़ुद भी बहुत सारे प्लान थे। देखिए हमें आप कह रही हैं कि जो है वो हुकूमत बड़ी इसके ऊपर जो है वो करना चाह रही थी, हमें बैठना नहीं चाहिए था। वज़ीर आज़म ख़ुद जो है वो हमें धमकी दे चुके हैं कि अपोजिशन पछताएगी। इसका क्या मतलब है? बुज़दार साहब हमें कह रहे थे कि जी वो आपको सरप्राइज़ मिलेगा। ये परवेज़ इलाही साहब का एक इनिशिएटिव था और उनका ख्याल ये था, वरना यकीनन पंजाब के अंदर भी बहुत सारा मसला क्रिएट होता, बहुत सारे मसाइल क्रिएट होते, और ये उनका वो ख्याल था कि हमें, और फिर यह है कि परवेज़ इलाही साहब का भी इसमें फ़ायदा था क्योंकि 10 सीटों के साथ उनका सेनेटर बनने जा रहा था, तो क्यों ना होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमल शोज़ब और नून लीग की उस्मा बुखारी हमारे साथ हैं। दोनों जमातों के मौक़िफ़ आपने देख लिए। अब यहाँ पर एक और ये सवाल आपने बिल्कुल ठीक किया था कि पंजाब में अनअपोज सेनेटर्स आ जाते हैं और दूसरी तरफ पंजाब में ही होता है NA 75 इलेक्शन, और उस इलेक्शन में जो कुछ होता है, लोगों ने देखा कि 2 लोगों की जान जाती है, 10 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो जाते हैं। सियासी टेम्परेचर इतना शिद्दत आप उसकी बढ़ा देते हैं कि लोग दस्तों गिरेबान होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप सेनेट में ये सेटलमेंट करते हैं, इसको जो कुछ भी आप नाम दें, लेकिन अनअपोज आ जाते हैं। यानी आप अगर करना चाहें तो मामलात कर सकते हैं, तो फिर ये अवाम को आप एट स्टेक क्यों लगाते हैं, ये सवाल है। और दूसरी चीज़ एक और कि सेनेट इंतखाबात ओपन हो या सेनेट इंतखाबात सीक्रेट हो, मतमा नज़र ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा हो, ये जो जिस तरीके से ख़रीदो फरोख्त की जाती है इसका खात्मा होना चाहिए, वोट के तक़द्दुस को पामाल नहीं होना चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना है सबका, और सबके मौक़िफ़ भी आपने देख लिया क्या क्या रहे हैं। तो हमें चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए। सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कोशिश की जा रही है तो क्यों कोशिश की जा रही है, ये ज़रूर पता होना चाहिए। इस वक्त हम इसी पे रहेंगे इस बात पे, और हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा ख़ुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद। अब्दुल क़य्यूम, बताइएगा कि आज क्या एक्सपेक्ट किया जाए फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट? सारी नज़रें इस फैसले पे हैं, बहुत कुछ डिपेंड करता है इस फैसले पे। जी हाँ, बिल्कुल हुमा। अगर देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो सवाल सदारती रेफरेंस के ज़रिए से वफाकी हुकूमत ने रखा है वो ये है कि आया सेनेट इंतखाबात जो हैं वो आइन के आर्टिकल 226 के नीचे आइन के तहत हैं, आइन के ताबे हैं, और अगर वो आइन के ताबे हैं तो फिर ये सीक्रेट बैलेट होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये करार देती है कि ये सेनेट इंतखाबात जो हैं वो आइन के तहत नहीं हैं, लॉ के तहत हैं, तो फिर आपको याद है कि हुकूमत पहले ही एक सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो इस ज़िमन के अंदर ला चुकी है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर पार्टी सरबराह चाहे तो वो उस वक्त देख सकता है कि इलेक्शन कमीशन से कि किस अरकान पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली ने किसको वोट दिया है, यानी कि बैलेट जो है वो ट्रेसेबल हो जाएगा, यानी कि ओपन बैलेट की का कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आएगा। तो इस पे जो है वो तकरीबन 17 दिन समाअत की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उसमें 12-13 दिन तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने अपने दलाइल दिए, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, जमात इस्लामी, JUI भी इस अदालत के सामने आए, और उनका मौक़िफ़, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनका मौक़िफ़ ये है कि आइन के आर्टिकल 226 का तहत ये सेनेट का इलेक्शन जो है ये सीक्रेट इलेक्शन है, और अगर इसके तरीक़ाकार को तब्दील भी करना है तो उसके लिए आइन के अंदर तरमीम की ज़रूरत होगी। इसी तरह से जो प्राइवेट काउंसिल्स थे उनका भी यही मौक़िफ़ था, और सिंध हाई कोर्ट बार जो है उसने तो यहाँ तक कहा था कि इसके अंदर पॉलिटिकल क्वेश्चन इन्वॉल्व है, और हुकूमत जो है वो अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कंधा या इदारों के कंधे। अच्छा अब्दुल क़य्यूम, एक चीज़ मज़ीद जो लोग सुन रहे हैं हमें उनके लिए थोड़ा सा ये इशू क्या है जानने के लिए, समाज जब हुई, ऑब्जर्वेशंस भी आई और रज़ा रब्बानी ने भी दलाइल दिए, ये थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कि 226 में तो वाज़े तौर पर लिखा है कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला के अलावा तमाम इंतखाबात सीक्रेट बैलेट्स होंगे, लेकिन जो 59 आर्टिकल 59 इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को जिस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है दोनों तरफ से, उसकी वजाहत कीजिएगा, क्योंकि उससे कंफ्यूजन फैल रही है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मकसद ये लिया जा रहा है कि जितनी स्टैंडिंग जिस जमात की जहां है उसके हिसाब से ही सेनेटर्स आ जाएंगे। तो इस पर क्या बहस हुई अदालत में?
जी हाँ, मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ था वो बिल्कुल यही था कि जिन पार्टियों की सूबों के अंदर जितनी नुमाइंदगी है उसी हवाले से सेनेट के अंदर नुमाइंदगी रिफ्लेक्ट हो। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, पीपल्स पार्टी है, रज़ा रब्बानी हैं और दीगर सियासी जमातें और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार एसोसिएशन है, उन तमाम का जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये मौक़िफ़ था और उसमें ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी जो है बहुत उसका तज़किरा रहा और उसके अंदर से जो मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से ये कहा गया कि ये एक निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है और जो मौक़िफ़ अगर हम बहुत उसको आसान और सादा तरीन करके बताएं तो उसमें जो मुखालफीन का नुक्ता नज़र है मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से उसमें ये कहा गया ये सूबों के अपने अंदर जो मुख्तलिफ तबका है फ़िक्र हैं उनके अंदर एक तनासुब पैदा करने और एक जैसी रिप्रेजेंटेशन है। उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि किसी जिस सियासी जमात के अक्सरियत अरकान हो उसकी अक्सरियत ही रिफ्लेक्ट हो, ये नहीं है, ये सूबों के दरमियान। इसका मतलब ये कि ये बिल्कुल ये सूबों की जो हाँ यानी ताकि सेनेट में तमाम सूबों के मेंबरान आए तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सूबों से मुताल्लिक़ है। अच्छा, एक और चीज़, एक स्टेज पर यह भी बहस हुई, रज़ा रब्बानी जब दलाइल दे रहे थे, मुझे याद है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि इल्ला ये कि अगर कोई इल्हाक ना हो जाए जमातों में, उसके अलावा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जितनी स्टैंडिंग जिस जमात की है उतने ही सेनेटर्स आने चाहिए और अगर कोई इल्हाक हो जाता है तो फिर वो खुल के सामने आता है। इस पर रज़ा रब्बानी ने कहा कि आप जो ये डेफिनेशन दे रहे हैं ये आइडियल डेफिनेशन है, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो मुख्तलिफ हैं, यहाँ पर सियासी पहलू भी मद्देनजर रखा जाएगा और पाकिस्तान के हालात वो आइडियल डेफिनेशन वाले नहीं है। तो रज़ा रब्बानी का ये कह देना कंसीड करना नहीं है कि आइडियल का मतलब तो यही है कि यही एक्चुअल डेफिनेशन है। थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा क्योंकि आपने फॉलो किया समात को। देखिए, रज़ा रब्बानी साहब का मौक़िफ़ हो सकता है कि एक जगह उन्होंने कंसीड किया हो, लेकिन उनका कंसिस्टेंट मौक़िफ़ यही था कि ये दरअसल सूबों के दरमियान में जो मुतनासिब नुमाइंदगी है उसका प्रिंसिपल को ही लाना है सामने। क्योंकि यहाँ पे एक और भी बहुत अहम बात है ज़ुहैब कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उन्होंने आयरिश सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसका भी हवाला दिया और उसके मुताबिक उनका ये कहना था कि उनका और पाकिस्तान का ईवान बाला का जो मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम है बिल्कुल एक जैसा है और वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने खा कुछ भी हो जाए वोट की सीक्रेसी जो है उसको बरकरार रखा है। लेकिन फिर हमने ये भी देखा है कि इस हवाले से जब पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से या दीगर वकला की तरफ से आया था तो अदालत का ये कहना था कि हमने मुतनासिब नुमाइंदगी या सीक्रेट बैलेट या सीक्रेसी के हवाले से या करप्शन के हवाले से जो है हमने इन चीज़ों को नहीं देखना। हमारे सामने एक ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का ये कहना था कि पार्लियामेंट के अंदर बिल भी पेश किया गया, ऑर्डिनेंस भी लाया गया और फिर उसके बाद जो है ये सारा कुछ हुआ। तो हमारी ये भी कंसिडरेशंस हैं और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस याया आफरीदी जो है जब समाअत ख़त्म हो रही थी उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से एक सवाल किया था। उन्होंने कहा कि क्या हमारी राय जो है वो बाइंडिंग होगी, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी हाँ, आपकी राय जो है वो बाइंडिंग होगी और ये प्रिंसिपल जो है हसबा बिल के अंदर इंडियन सुप्रीम कोर्ट से दिया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि क्या इस फैसले के खिलाफ रिव्यू हो सकता है, तो उनका कहना था कि इस पर रिव्यू नहीं हो सकता। तो इस हवाले से जस्टिस याया आफरीदी का ये कहना था कि ऐसा बात जो कि बाइंडिंग हो और रिव्यू ना होती हो। जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे बिकॉज अभी तो ये मरहला चलेगा, लेकिन क्या मुतवक्के है ये फैसला कब सुनाया जाएगा? जी हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कॉजेस है उसके मुताबिक 9:30 बजे जो है बेंच 1 में पहले नंबर के ऊपर ये मुकदमा जो ओपिनियन जो है ये राय सुनाने के लिए फ़िक्स की गई है। तो गालिब इम्कान यही है कि 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस अहम मामले पर, क्योंकि ये अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सदारती रेफरेंस को मंजूर करते हुए ये राय देती है कि सेनेट इलेक्शन आइन के तहत नहीं कानून के तहत है, तो फिर ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहला मौका होगा कि अरकान पार्लियामेंट 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद पहली मर्तबा वो ऑर्डिनेंस एक्टिव हो जाएगा। ज़ाहिर है आप ये कह रहे हैं, अब जो भी फैसला आता है देखा होगा। 9:30 का वक्त कहा है, कुछ मिनट ही रह गए, अब्दुल कयूम वापस आएंगे आपके पास और चूंकि हमारे पास 2-3 मिनट हैं तो अच्छा चले ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल ब्रेक ले लेते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर दैट। जी वेलकम बैक। आप नहीं करना है, करना आप नहीं है,
पे, क्यों? चूंकि हमारे पास सारी खवातीन हैं और कोशिश ऑब्वियसली जैसे हमने आपको बताया है कि ये पूरा हफ्ता जो है हम खवातीन से ही बात करेंगे, किसी भी फील्ड में हो, जिस फील्ड की कोई भी न्यूज़ आ रही हो, वी विल ट्राई कि खवातीन हमें मिले। और बाय द वे अगर खवातीन नहीं मिलती उस रेलिवेंट फील्ड से तो उसका मतलब ये भी है कि वो एक जगह है जहाँ खवातीन की ज़रूरत है और उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। बट इस वक्त वी आर टॉकिंग अबाउट फुटबॉल और माशाल्लाह फुटबॉल में बड़ी खवातीन हमारी लड़कियाँ आ चुकी हैं। तो ज़िंदगी के जी दीगर शोबों समेत खेल के मैदान में भी खवातीन ना सिर्फ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं बल्कि नुमायाँ परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। नेशनल विमेन फुटबॉल चैम्पियनशिप के 13वीं एडिशन का आगाज़ हो रहा है 8 मार्च से, जिसमें 4 ग्रुप्स पर मुश्तमिल 20 टीमों के दरमियान कराची में 3 मुख्तलिफ मकामात पर कितने मैचेस होंगे? 59 मैचेस। वाओ, दैट्स अ लॉट ऑफ मैचेस जी। और 8 मार्च न सिर्फ खवातीन का आलमी दिन है बल्कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की जानिब से विमेंस फुटबॉल डे के तौर पर भी मनाया जाता है। पाकिस्तान में नेशनल विमेन फुटबॉल चैम्पियनशिप खवातीन के लिए वाहिद ऑफिशियल फुटबॉल चैम्पियनशिप सीरीज़ है। इसका इफ्तिताह पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से 2005 में किया गया था और हमारे साथ एक विमेन फुटबॉलर मौजूद है, सहर जमान साहब। बिल्कुल जी, सहर जमान हैज जॉइंड अस फ्रॉम लाहौर, नेशनल फुटबॉलर हैं हमारी। सहर, क्या हाल है आपका? सहर, आपकी कुछ हम क्लिप्स साथ साथ दिखा भी रहे हैं। वेलकम टू जियो पाकिस्तान बाय द वे। पूछना आपसे ये चाहते हैं कि क्या अब हमें ये कहना चाहिए जी ये पाकिस्तान में लड़कियां अब आना स्टार्ट हुई हैं फुटबॉल में, स्टिल रादर रिलेटिवली न्यू फील्ड फॉर पाकिस्तानी विमेन, या फिर अब ये वर्ड्स बिल्कुल मैच नहीं करते और अब बहुत खवातीन हैं फुटबॉल में? नो डाउट नाउ दैट क्योंकि मैं तकरीबन तो 13-14 साल से फ़ुटबॉल की फील्ड में खेल रही हूँ विद वुमेन टीम, विद डिफरेंट टीम्स। तो अब अगर मैं लड़कियों की टीम्स की तरफ देखूँ, जैसे आपने ख़ुद शुरू में इस बात का जिक्र कर दिया कि तकरीबन इस चैम्पियनशिप में 20 टीमें हैं, जो कि आई थिंक इज़ अ बिग नंबर फॉर अ चैम्पियनशिप। और इन 20 टीमों में यू विल बी एबल टू सी हर एज ग्रुप की लड़की, स्पेशली यंग गर्ल्स, विच इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द यंग गर्ल्स टू शो देयर टैलेंट। और आई एम ग्लैड कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी इन सबको मिल रही है कि छोटी छोटी लड़कियां जो कि आना चाहती हैं इस फील्ड में, अपना टैलेंट दिखाना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, वो सब इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर पाएंगी और अपना टैलेंट दिखा पाएंगी। अच्छा, यानी 20 टीमों का, सॉरी मैं एक दफ़ा ये कहना चाह रही थी कि 20 टीमों में ऑब्वियसली ना होती लड़कियां तो इतनी टीमें ना बनती और फिर ढूंढते ही रहते हैं कि टीम को पूरा किस तरह किया जाए। तो 20 टीम्स एंड ऑब्वियसली फुल टीम्स, दैट इन इटसेल्फ सेज अ लॉट। बिल्कुल। अच्छा, आप बताओ कौन सी पोजीशन पे खेलती है? मिडफील्डर हैं आप, और आपकी इंस्पिरेशन कौन है? क्योंकि ये भी पूछा जाता है जो टॉप स्टार्स हैं फुटबॉल के, उनमें से किसको फॉलो करती हैं, ज़रा ये बताइए। अगर यूजुअली मैं ओवरऑल फुटबॉल में देखूं तो मेसी, ऑफ कोर्स ही इज़ अ मैजिशियन एंड फॉर मी ही हैज़ ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन। बट स्पेसिफिकली अगर मैं अपनी पोजीशन पे देखूं विच इज़ अ मिडफील्ड, सेंटर मिडफील्ड, तो फुटबॉल क्लब बार्सिलोना का इनिएस्टा हैज़ बीन माई ट्रू इंस्पिरेशन बिकॉज द वे ही does the magic with the ball, it's amazing and I want to be like him, which is far beyond than that, lekin I am trying my best to do so. अच्छा, तो किस तरह आप, ऑब्वियसली ये आपके फेवरेट्स हैं, आपने बता दिया, यू आर इंस्पायर्ड बाय देम, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन द फील्ड हाउ डू यू फॉलो देम इन द सेंस कि आप क्या उनको बड़ा कीनली वॉच करती हैं, उनके प्रैक्टिसेस देखती हैं ऑनलाइन? व्हाट डू यू एक्चुअली डू ताकि आप अपनी गेम इम्प्रूव करें? मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ देख के सीखने की, क्योंकि इनके गेम्स में जिस तरह ये लोग मूव्स बनाते हैं, जिस तरह इनिएस्टा बॉल को साइड्स पे या अटैकर्स को डिलीवर करता है विद स्मार्ट मूव्स, विद वन टचेस, विद ट्रायंगल टचेस, सो आई प्रेफर कि मैं उनको देख के सीखूँ। जिस तरह मैं देखती हूँ, मैं 2-3 अपने साथियों को साथ मिला लेती हूँ कि यू नो लेट्स ट्राई दिस मूव, ये हम मैच में करके ट्राई करेंगे। प्रैक्टिस में हम उसे बार बार करते रहते हैं ताकि हम उसे इतना परफेक्ट कर लें कि मैच में व्हेनेवर वी डू इट। सहर, रॉबिन्स खैर अभी का है, बैटिस्टूटा, इन प्लेयर्स को भी आपने देखा ज़िडान को खेलते हुए? हाँ जी, उनसे सीखा? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ये कहिएगा फिजिकल यानी फिटनेस का लेवल क्या होना चाहिए? क्योंकि बड़ा मुश्किल है जब हम खवातीन की बात करते हैं,
तो हर फील्ड में ख़वातीन ज़ाहिर है मर्दों के शाना बशाना है, लेकिन कहीं ख़वातीन थोड़ा सा उन्हें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, कहीं मर्दों को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। और सहर हम आपसे पूछ भी इसलिए रहे हैं क्योंकि हम साथ आपके मूव्स भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, इसी से मुताल्लिक सवाल है कि ज़्यादा आपको फिट रहने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ख़वातीन थोड़ी सी सिन्फ नाजुक भी कहा जाता है, हालांकि फील्ड में वो नहीं होती। तो इससे मुताल्लिक बताइए क्या मेहनत करना पड़ती है आपको? दैट इज़ ट्रू कि बीइंग अ गर्ल हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो विद इन दिस सोसाइटी लड़की को प्रोफेशनली या फुली एज अ करियर स्पोर्ट्स लेना इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया, लाइक उसको इतना अमेजिंग समझा नहीं जाता। तो हमें बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती है, हमें अपने पढ़ाई देखने पड़ते हैं, हमें अपने घर देखने पड़ते हैं, और उन सब के साथ हमें फ़िज़िकली अपने आप को फिट रखना पड़ता है। और इफ़ यू इंशाल्लाह you'll be able to witness a lot of girls जो कि अपने आप को फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा फिट रख रही हैं to be able to perform with the best। और as he said कि yes of course लड़कियों को लड़कों से बहुत ज़्यादा फ़िज़िकली अपने आप को फिट रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 90 मिनट्स का मैच हमें भी खेलना पड़ता है, उन्हें भी खेलना पड़ता है, तो नेचुरली हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर इम्कानात क्या है इस टूर्नामेंट के? इम्कानात भी आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन एक्सपोजर क्या है? सहर आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, एनी स्पोर्ट आपको पता है कि आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, मुल्क विद इन द मुल्क तो आप खेलते रहें डिफरेंट टीमों के साथ, लेकिन सही एक्सपोजर वही होता है जब व्हेन यू गो अब्रॉड या फिर बाहर से कोई टीम आए, जब आप किसी और के साथ खेल रहे हो, जिनकी ट्रेनिंग आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ हो, जिनका एक्सपीरियंस आपसे डिफरेंट हो। इस किस्म के मौके भी मिले हैं अभी तक? बिल्कुल, कुछ आई विल से कुछ मौके मिले हैं जिसमें हमें एक्सपोजर दिया गया, लेकिन वो एक कॉन्टीन्यूअस एक्सपोजर नहीं था, जिसकी वजह से कोई भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमारी नहीं रह पाई। लेकिन क्योंकि अब थोड़ी सी हमारी मैनेजमेंट चेंज हो रही है, हमारी फेडरेशन चेंज हो रही है, आइडियाज़ चेंज हो रहे हैं, आने वाले बच्चे चेंज हो रहे हैं, तो जो हमें आने वाले अपकमिंग ईयर्स के स्केड्यूल्स का पता है फॉर नाउ, आई एम ग्लैड टू नो एंड आई एम ग्लैड टू से कि आने वाले दिनों में, आने वाले साल में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं हर एज ग्रुप की लड़कियों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए, बिकॉज PFF हैज़ प्लान्ड अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर अस एंड होपफुली इफ़ वी गो थ्रू बाय देम विल बी एबल टू परफॉर्म वेल। अच्छा, हमारी भी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं विमेंस फुटबॉल से, क्योंकि कुछ सालों से हम इसका जिक्र भी कर रहे हैं, सो इट्स नॉट लाइक बिल्कुल ही आज हम पहली बार ही बात कर रहे हो, सो वी नो कि कुछ ना कुछ अब तक तो बेहतरी आई होगी। 9:30 बजे का वक्त दिया गया था और फैसला सुना दिया है। अब देखना यह है कि क्या फैसला आता है। इसकी समाअत हो रही थी, डे टू डे बेसिस पर समाअत की जा रही थी, तमाम जमातों ने अपने अपने मौक़िफ़ दिए। सदारती रेफरेंस था जिस पर समाअत इस बात पर हो रही थी कि क्या सीक्रेट बैलेट के ज़रिए ये इंतखाब हो सकता है या फिर ओपन बैलेट, और फैसला ये सुनाया गया कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने की राय दी है और राय ही मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक सेनेट इंतखाबात आइन के तहत होंगे। सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की राय सामने आ गई है। जी, और अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी अब्दुल कयूम, बताइएगा, आप कंटिन्यू। जी हाँ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये राय जो है वो उसका सुनाई है पढ़कर, और ये राय है वो 1-4 की राय है, जिसमें 4 जज साहिबान जो है उन्होंने रेफरेंस के हवाले से जवाब दिया है, जबकि एक जज जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उन्होंने इससे इख्तलाफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उन्होंने अब से कुछ देर पहले ये सुप्रीम कोर्ट की राय जो है वो सुनाई है, और ये कहा है कि तफसीली जो डिटेल रीजंस हैं वो बाद में जी जाएंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि 1 और 4 की अक्सरियत से सदर ने जो रेफरेंस भिजवाया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ये करार देती है, सुप्रीम कोर्ट की राय ये है कि सेनेट का इलेक्शन आइन के तहत है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो करप्शन प्रैक्टिसेस जो है उनको गार्ड करने के हवाले से आइन के आर्टिकल 218 के तहत उनके पास ये तमाम पावर्स हैं कि वो सेनेट इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस को गार्ड करने के हवाले से तमाम जो है वो इंतजामात करे। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है अपनी राय में कि आइन के आर्टिकल 222 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तमाम वो इख्तियारात हैं
और अदालत ने यह भी करार दिया है कि कोई ऐसा कानून जो कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं उनको कम कर सके या उनको ले सके, ऐसा नहीं हो सकता है। और अदालत ने यह भी कहा है कि 190 के तहत जो है तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ जो है 290 के तहत तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मावनत की पाबंद हैं। और अदालत ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुतअद्दिद फैसले हैं, जैसे कि वर्कर्स पार्टी का फैसला है कि सीक्रेसी मुकम्मल नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। सीक्रेसी जो है वो द बैलेट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। और इस पर जो है कंसिडरेशन के हवाले से कि अदालत ने फिर यहाँ पर एक मरतबा करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 218(3) के नीचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियारात हैं कि वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम जो हैं वो उठाए। तो इस तरह से ये मुख्तसर राय जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी दे दी है। और सुप्रीम कोर्ट की इस राय के मुताबिक जो सेनेट इंतखाबात हैं वो आइन के आर्टिकल 226 के नीचे आइन के ताबे हैं। और जैसा कि इस हवाले से अदालत ने ये कहा है, तो अब जो है वो गुंजाइश के जिसके ज़रिए ये कहा जा रहा था कि जो सदारती रेफरेंस ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया था, तो कानूनी माहिरीन की राय के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात को आइन के तहत करार दे दिया है, तो वो जो ऑर्डिनेंस है वो मशरूत था सुप्रीम कोर्ट की राय से। और अब जबकि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत हैं तो वो जो है वो नहीं कर सकता। ताहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा है कि वो करप्शन करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करने के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि बैलेट की सीक्रेसी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इस हवाले से वो तमाम इक़दामात मुमकिन इक़दामात जो हैं वो बुरुए कार लाए। जी अच्छा अब्दुल क़य्यूम, ये बताइएगा थोड़ी मज़ीद इसकी वजाहत ये कि आइन के तहत होंगे और आइन के आर्टिकल 226 में जो कुछ लिखा उसके तहत होंगे, क्योंकि अगर आइन के तहत ये बात सामने आई है तो ऑर्डिनेंस भी आइन का हिस्सा सम वे और दी अदर, बल्कि है ऑर्डिनेंस भी, ये इख्तियार है। तो क्या ये वाज़े तौर पर है कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत सेनेट इंतखाबात होंगे जो कुछ लिखा उसमें? अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो बताइए कि आइन के तहत होंगे, ये तो राय वाज़े तौर पर सामने आ गई। आइन के आर्टिकल 226 के तहत होंगे इंतखाबात। राबता मुनक़ता हो गया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से, और मुख्तसर ये अभी सामने आई है बात कि ये फ़ैसला दिया गया है, ये राय दी गई है, राय मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट से, और राय ये सामने आई है कि आइन के मुताबिक सेनेट इंतखाबात होंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि सेनेट में करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए आइन मौजूद है, आइन में इस तरह की शिक़ें मौजूद हैं जिसके तहत आप ये करप्ट प्रैक्टिसेस और हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा कर सकते हैं। फिर ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार है मुकम्मल तौर पर, इलेक्शन कमीशन वो ज़रूरी इक़दामात कर सकता है, इलेक्शन कमीशन को ज़रूरी इक़दामात करने चाहिए जिससे हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा हो, खरीदो फरोख्त का खात्मा हो। और ये भी कहा गया है कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ इलेक्शन कमीशन की जो भी मदद है या इलेक्शन कमीशन अगर उनको तलब करती है किसी भी सूरत हाल में, तो वो पाबंद हैं कि इलेक्शन कमीशन की मदद की जाए इस इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए। जस्टिस याया आफरीदी ने इससे इख्तलाफ किया है, 4-1 से राय सामने आई है, और सदारती जो एक ऑर्डिनेंस था उससे मुतालिक ये मामला आगे बढ़ा और राय मांगी गई। फैसल जावेद इस वक्त बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने अपना शॉर्ट ऑर्डर जो है वो सुना दिया है, अपनी राय दे दी है, तफसीली फ़ैसला भी आ जाएगा और तमाम तर चीज़ें सामने आएंगी। सदारती जो रेफरेंस था वो ये था कि आर्टिकल 226 की मुअज़्ज़ज़ अदालत से तशरीह करने की इस्तदा की थी, जहाँ पे बात होती है कि तमाम इलेक्शंस जो आइन के तहत हैं वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। और मुअज़्ज़ज़ अदालत से राय ये ली थी कि क्या जो मेंबर्स ऑफ द सेनेट का इलेक्शन है क्या वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है या अंडर द लॉ है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के अंदर उसका प्रोसीजर, उसका तरीक़ाकार दिया गया है, आइन के अंदर तरीक़ाकार नहीं दिया गया। बाकी तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस हैं या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो इलेक्शंस हैं उनका तरीक़ाकार भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। तो ये तशरीह
मुअज़्ज़ज़ अदालत से इस्तदा की थी कि आर्टिकल 226 की तशरीह। मुअज़्ज़ज़ अदालत का जो फ़ैसला आया है वो खुशाइन फ़ैसला है, ज़बरदस्त फ़ैसला है। यहाँ पे मुअज़्ज़ज़ अदालत का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने तमाम फ़रीक़ैन को सुना। अटॉर्नी जनरल साहब ने और उनकी पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, ज़बरदस्त यहाँ पे दलाइल दिए गए और लोगों को पहली बार पता चला कि सेनेट के इलेक्शन में होता क्या आया है पहले, कि आज से पहले इस किस्म की डिटेल गुफ्तगू सेनेट के इलेक्शन के ऊपर कभी हुई नहीं। जो हिस्टोरिक हॉर्स ट्रेडिंग होती आई है, जो पैसे का लेन देन होता आया है, जहाँ मंडियाँ लगती रही हैं, वोटर्स को ख़रीदा जाता रहा है, ब्रीफ केस चलते रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके वोट ख़रीदे जाते थे, करप्शन की जाती थी। तो इमरान खान साहब की हर मुमकिन कोशिश थी कि वो हर सतह से करप्शन का ख़ात्मा करें और सेनेट की इलेक्शन के अंदर से रिश्वत का, चोरी का, मंडी का, इस सारी लेन देन का ख़ात्मा करें। इसी स्पिरिट के साथ इमरान खान साहब ने पहले भी अपने 20 MPs को फारिग किया जिन्होंने पैसे लिए थे। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा कि सिक्रेसी जो है इज़ नॉट एब्सोल्यूट, ये कोई हतमी चीज़ नहीं है। इसका मतलब कि ताक़यामत सीक्रेट नहीं रह सकती। और इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी की हैं कि आइन के तहत जो चीज़ें होनी हैं उन्हें इंश्योर करें और उन पे काम करें। मिसाल के तौर पे मुनासिब जो नुमाइंदगी है, जो सूबाई असम्बलियों में और नेशनल असम्बली में जो पार्टी पोजीशन है, उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए अपर हाउस के अंदर। उसी तनासब से कैंडिडेट्स आगे आने चाहिए। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इलेक्शंस फ्री हों, फेयर हों, जस्टली हों और कोई करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व ना हो। इसके लिए मुअज़्ज़ज़ अदालत ने हदायत जारी की हैं इलेक्शन कमीशन को कि वो मेजर्स लें, गार्ड करें इलेक्शन को। ये जो चोरी होती है, ये जो वोटों को ख़रीदा जाता है, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, चोरी का रास्ता रोकना है। तो यह आज पाकिस्तान की जीत है, ये फ़ैसला कि जब आइडेंटिफाइबल वोट होगी, जब पता चलेगा किसने किसको वोट दिया है, तो किसी में जुर्रत नहीं होगी कि वो पैसे लेके अपना वोट बेचे। तो इसलिए ये ट्रांसपेरेंसी के लिए, शफाफियत के लिए एक ज़बरदस्त फ़ैसला है, एक ज़बरदस्त राय आई है। काम तो पार्लियामेंट ने करना होता है। पार्लियामेंट आइन साजी करती है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, चाहे वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत हो, ये काम हर सूरत पार्लियामेंट ने करना होता है। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने सिर्फ अपनी इंटरप्रिटेशन के ऊपर राय दी है। और अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हम लेकर के आए थे, अपोजिशन ने उसको इसीलिए मुस्तरद किया था कि वो चोरी का वोट लेते हैं, वो वोटों को ख़रीदते हैं, वो ज़मीरों के सौदागर हैं, ज़मीरों का सौदा करते हैं और बग़ैर करप्शन और रिश्वत दिए वो वोट इलेक्शन जो है जीत ही नहीं सकते कभी भी, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे वो सेनेट की इलेक्शन हो। बग़ैर धांधली के, बग़ैर चोरी के, बग़ैर रिश्वत दिए वो इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी रद्द किया था। बहरहाल मुअज़्ज़ज़ अदालत का फ़ैसला आ गया और ये ज़बरदस्त फ़ैसला इसलिए है कि तशख़ीस हो सकेगी। सिक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है, ताक़यामत नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन क्या मैकेनिज़्म लेके आता है, क्या तरीक़ाकार इख्तियार करता है कि इन 3 चीज़ों को इंश्योर करे। नंबर 1, सिक्रेसी नहीं होगी, आइडेंटिफाइबल होगा। नंबर 2, जो तनासब है पार्टियों का असम्बलियों के अंदर, उसी मुनासबत से सेनेट के अंदर रिप्रेजेंटेशन होगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी। और नंबर 3, गार्ड करेगा इलेक्शन कि इलेक्शन फ्री है, फेयर है और कोई करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व नहीं है। इमरान खान साहब ने ये जद्दोजहद की करप्शन के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब हर सतह से करप्शन का ख़ात्मा चाहते हैं और अपोजिशन हर सतह की करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। इमरान खान साहब शफाफियत चाहते हैं, अपोजिशन धौंस और धांधली और 2 नंबरी चाहती है। तो आज इमरान खान साहब की जीत हुई है। ये जो तशख़ीस होना है, आइडेंटिफाइबल होना है, सिक्रेसी का एब्सोल्यूट ना होना है, ये जीत है। और इंशाल्लाह जद्दोजहद जारी रहेगी। इमरान खान साहब 96 में जब पॉलिटिक्स में आए थे
वो करप्शन के ख़ात्मे के लिए, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए आए थे। किस तरह से करप्शन माशरे को तबाह करती है, मुल्कों को तबाह करती है, ये इमरान खान साहब ने इस पर लोगों का शऊर बेदार किया और अल्लाह ने उन्हें सुरखरू किया, अल्लाह ने उन्हें सुरखरू किया और इंशाअल्लाह आगे भी कामयाबियाँ वो समेटेंगे। इमरान खान साहब की जो पूरी जद्दोजहद है वो गुर्बत के ख़ात्मे के लिए कि ये लोग करते क्या थे, हुक्मरान इक़्तिदार में आके करप्शन करके, चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके गरीब अवाम को नुकसान पहुंचाते थे। इमरान खान साहब ने ना अपनी मिलें लगानी है, ना अपनी फैक्ट्रियाँ लगानी है, ना एवन फील्ड में अपार्टमेंट बनाने हैं, ना सरे में महल बनाने हैं। उन्हें जो करना है इस मुल्क के लिए करना है। और जब इमरान खान साहब ने अपने आप को अकाउंटेबल किया, जब उन्हें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया पैनामा केस के अंदर, इसी मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने उन पर केस किया गया, तो इमरान खान साहब ने अदालतों पे हमले नहीं किए थे। इमरान खान साहब कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो हलाल की कमाई जो बाहर की और एक एक पाई पाकिस्तान लेकर के आए, उस पर उन्होंने हिसाब दिया। उन्होंने 40 साल पुराना रिकॉर्ड दिया, 60 से ज़्यादा दस्तावेज़ात दी और अदालत से सुरखरू निकले। अच्छा ये बताइएगा, ये फैसला तो आ गया, अब खुफिया रायशुमारी होगी, तो आपके अरकान जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके अपोजिशन से राब्ते हैं, क्या PTI को एक बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? PTI तो एक्शन ले चुकी थी। हमने जो 20 MPs फारिग किए हैं वो तो एक मिसाल कायम कर दी थी। अब तो पूरी तरह से हमारे, और वैसे हमारे जितने भी MPs हैं बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, हमें कोई इस चीज़ का नहीं है, लेकिन ये जो आइडेंटिफाइबल होगा कि एब्सोल्यूट सीक्रेसी नहीं है, ये भी ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की एक फतह है। जी ये बताइएगा फैसल भाई कि आगे जो हफीज शेख हैं, आप क्या समझते हैं उनके लिए ज़रा मामलात मज़ीद ज़रा गंभीर नहीं हो गए? ना 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 गंभीर, देखें गंभीर तो आपकी अपोजिशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो मीडिया टॉक्स वो कर रहे हैं, उनके चेहरे पे आया है, बौखलाहट है उनके चेहरे पे। क्यों? अभी रिसेंटली, दूर की बात नहीं कर रहा, पिछले ही चंद दिनों की बात है कि इन्होंने अपने अरकान पार्लियामेंट को कुछ हदायत दी थी जिस पर उन्होंने अमल करने से इनकार किया था। फिर इन्होंने जलसे में खड़े होकर कहा कि जो हमारी हदायत पे अमल नहीं करेगा उसके घरों का घेराव करेंगे। उन्हें कहा नहीं देंगे हम इस्तीफे। कुछ चंद लोगों की करप्शन बचाने के लिए उन सब पार्लियामेंटेरियंस ने कहा हम क्यों इस्तीफे दें, और इसी तरह पब्लिक ने भी रिजेक्ट किया अपोजिशन को कि चंद लोगों की करप्शन बचाने के लिए वो सड़कों पे क्यों निकलें। लोग करप्शन के ख़िलाफ़ बाहर निकलते हैं, करप्शन के लिए बाहर नहीं निकलते, और वो चोरी और करप्शन के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए दोनों सूरतों में PDM को रिजेक्ट कर दिया है। अभी भी आजमा के देख लें, ले आए इनको कैंडिडेट जिनको ये चोर कहते थे। इसी अदालत में काला कोट पहन के आए थे नवाज शरीफ, इसी यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़। ये वही यूसुफ रज़ा गिलानी है जिसने आपको पता है हार वाला, पूरा हार है इनका मुकद्दर, वो वाला हार इन्होंने चोरी किया और ये वाला हार इनकी मुकद्दर है जो इनके साथ इस इलेक्शन में होगा हफीज़ शेख के सामने। हफीज़ शेख जीतेंगे, आराम से जीत जाएंगे, कोई उसमें कोई मसला ही नहीं है हफीज़ शेख। क्योंकि ओपन ग्राउंड के हवाले से सदारती आर्डिनेंस लाया गया, आप क्या समझते हो सदारती आर्डिनेंस के इस वक्त क्या आगे फिट है? देखिए ये तो डिटेल जब जजमेंट आएगी तो देखा जाएगा कि क्या किस तरह से वो एप्लीकेबल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दिया सेनेट इंतखाबात आइन के तहत होंगे। इस पर मजीद भी बात होगी, एक्सपर्ट्स के पेपर्स भी होंगे। लेकिन लेट्स टेक अ न्यूज़ हेडलाइन ब्रेक और हम वापस आएंगे, फिर इस पर बात होगी। जी वेलकम बैक। अब सवाल आज का सबसे बड़ा यही था, सारे टॉपिक्स तो थे लेकिन सबकी नज़रें इसी पर जुड़ी हुई थी कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से होंगे या सीक्रेट बैलेट से होंगे। सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई थी और सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह तौर पर राय सामने आ गई है कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत ही होंगे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी के बारे में बहुत कुछ कहा है। जानते हैं मज़ीद जस्टिस शाइख उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जस्टिस शाइख उस्मानी साहब हैं हमारे साथ, तो उनसे ज़रा कानूनी पहलू जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया शाइख उस्मानी साहब, आपने वक्त दिया। कहिएगा आइन के तहत होंगे इंतखाबात, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, लेकिन इसमें ये भी बात सामने आ रही है कि जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी के बारे में कहा गया
गया है कि इलेक्शन कमीशन इतना बाइख्तियार है कि वो तमाम अथॉरिटीज़ को बुला सकता है, तमाम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है, करप्ट प्रैक्टिसेस का खात्मा करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट सीक्रेसी का जो मामला था वो शायद नहीं रहा राय के मुताबिक। नहीं, ये तो मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा। देखिए, एब्सोल्यूट सीक्रेसी तो रहेगी। इलेक्शंस जो हैं वो एक अलग प्रोसेस है, और इलेक्शन होने के बाद अगर इलेक्शन कमीशन समझता है कि कोई प्रॉब्लम हो गए हैं, कुछ गड़बड़ हो गई है, तो वो एक्शन तो पहले भी ले सकता था, अभी भी ले सकता है। और वैसे भी इलेक्शन होने से पहले भी ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो सारे ऐसे माहौल पैदा करे कि इलेक्शन जो है साफ सुथरे हो और करप्शन ना हो। ये तो ऑलरेडी मौजूद है कानून में और ट्रेडिशन में और रूल्स में। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये तो सिर्फ उसकी तशरीह कर दी है, जो कि जिम्मेदारियां हैं इलेक्शन कमीशन की। और अगर उसने कोई चेंजेस करने हैं इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी में, तो वो पार्लियामेंट का काम है, वो बाद में पार्लियामेंट करेगी। अच्छा, अगर इस पे भी आपकी राय जानी जाए कि अगर हुकूमत कानून साजी के तहत या इलेक्शन कमीशन ये सोचता है कि वोट आइडेंटिफाइबल हो जाए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, जैसे आपने बड़ी इस पर बहस भी हुई गुज़श्ता दिनों कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मकसद क्या है आइन के आर्टिकल 59 में, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर हो जाए तो फिर उसमें जमातों की जो स्टैंडिंग है उसके मुताबिक हो, तो आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर करनी, यानी आप ये चाहते हैं, अगर ये चाहती है लॉ मेकर ये चाहते हैं कि जितने मेंबर्स हों प्रोविंशियल असेंबली के, उसके तनासब से आपको सेनेट पे वो मिलनी चाहिए सीट्स। अगर ये करना है तो फिर इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप ये मुकर्रर कर दें कि भाई इस पार्टी के इतने मेंबर्स होंगे सेनेट में, इस पार्टी के इतने होंगे, और फिर पार्टी अपने अपने मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट कर दें। तो जरूरत नहीं इलेक्शन की, इलेक्शन का मकसद खत्म हो गया। तो देखिए, ये सब काम जो है ये पार्लियामेंट का काम है, और इस सब के लिए अभी एट प्रेजेंट कोई ऐसी चीज आइन में मौजूद नहीं है कि वो कर सकते हैं। अगर उन्होंने करना है, पार्लियामेंट ने करना है, तो फिर पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, आइन की रूह से बताइएगा कि कोई कदगन है इस पे कि अगर वोट आइडेंटिफाइबल किया जाए और कोई ऐसा कानून में तब्दीली कर दी जाए कि वोट आइडेंटिफाइबल हो, सीक्रेट बैलेट हो लेकिन आइडेंटिफाई हो सके, तो इसमें कहीं कोई रुकावट है, मना करता है आइन, या फिर किया जा सकता है एग्जीक्यूटिव की तरफ से? सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या होता है, आप पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि सीक्रेट बैलेट का मतलब ये होता है कि हर एक वोटर जो है, जो वोट करता है, वो अपने ज़मीर के मुताबिक, अपने कॉन्शियंस के मुताबिक वो वोट दे। ये मकसद होता है सीक्रेट बैलेट का। इसी वजह से आमतौर से डेमोक्रेसीज में यही होता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सीक्रेट बैलेट ही होता है कि वो अपनी कॉन्शियंस से या अपनी पार्टी के खिलाफ भी वोट कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर चूंकि हमारा जो लेवल है ईमानदारी का वो इतना ऊंचा नहीं है, इस वजह से इस किस्म की चीज़ें रखी गई हैं। तो जो मकसद रखा गया है कि सीक्रेट बैलेट हो ताकि किसी को पता न चले कि उसने किसके लिए वोट दिया है। तो ये अपनी जगह मौजूद है आइन में, ये आइन की रूह में है। अगर उसको चेंज करना है तो पार्लियामेंट का काम है, और कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, इलेक्शन कमीशन अगर करना चाहे, जैसे मैं आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो बाद में भी उसकी इतनी स्क्रूटनी होनी चाहिए, इतना ज़्यादा उसको फोकस होना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा हुआ है बाद में हॉर्स ट्रेडिंग के अगर इल्ज़ामात निकले, तो फिर वो क्या तब भी इस पोजीशन में इलेक्शन कमीशन भी नहीं होगा कि वोट को देख सके कि किसने किसको दिया, अगर ये आवाज़ें उठती हैं बाद में कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है? या नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन? सीक्रेट है तो फिर सीक्रेट है जिसने इसको दिया। ये तो हर इलेक्शन में होता है हमारे मुल्क में। मैं पिछले 75 साल से देखता आया हूँ, हर इलेक्शन में, सिवाय याह्या खान का जो इलेक्शन था, उसके अलावा हर इलेक्शन में हमेशा यही कहा जाता है कि चोरी हुई है, इलेक्शन चोरी हो गए। अब उसको तो आप छोड़े, अमेरिका जैसे मुल्क में ट्रंप का आज स्टेटमेंट थी सुबह की कि इलेक्शन चोरी हो गए। तो ये तो होता है, ये चीजें तो होती हैं, लेकिन आपको आइन फॉलो करना है। आइन में लिखा हुआ है सीक्रेट बैलेट। अगर आप चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर दें, अमेंडमेंट कर दें कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कानून में चेंज करके आप उसकी जो रूह है सीक्रेट बैलेट की, उसको नहीं खत्म कर सकते जब तक कि आइन में तब्दीली ना हो। जी, तो इसका मतलब ये है कि महदूद ही फिर इख्तियारात हो गए इलेक्शन कमीशन के भी, जो कुछ भी है वो इंतजामात करना, सब चीज़ करना, लेकिन जो कोर पॉइंट था जिस पर वोट के तकद्दुस पे ज़कारी थी, तो वो तो अपनी जगह फिर शेख उस्मानी साहब मौजूद ही है। पाकिस्तान के सिनेरियो की अगर बात की जाए तो बिल्कुल मौजूद है और मौजूद रहना चाहिए। जब तक कि आइन में 2 to 6 मौजूद है, ये मौजूद रहेगा। अच्छा,
तो आपकी राय के मुताबिक, यानी ये बड़ा वाज़ेह है, क्रिस्टल क्लियर है सूरत हाल के 226 के मुताबिक ही। बहुत शुक्रिया। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद है और उनका ये कहना था कि सीक्रेट बैलेट का मतलब सीक्रेट बैलेट ही है और उसमें कहीं भी ये गुंजाइश कोई ऐसी नहीं है कि वोट किसी का आइडेंटिफाई बाद में भी हो सके। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से मुताल्लिक भी उन्होंने बता लिया कि ये सूबों से मुताल्लिक है, ये किसी जमात से मुताल्लिक ऐसा नहीं है कि जिसकी जितनी स्टैंडिंग होगी उतनी ही। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो कि जमात के जितने मेंबर्स हैं, जितने MNAs हैं, MPAs हैं, उसके तनासुब से अगर कोई सेनेटर आता है तो फिर सीक्रेट बैलेट का जो फिलॉसफी है, जो मकसद है, वही ख़त्म हो जाता है, किल हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि यह भी नहीं हो सकता, सीक्रेट बैलेट ही रहेगा। आइन में तरमीम करना पड़ेगी। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है मरियम नवाज, शी इज जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद। मरियम नवाज पहले भी इसी टॉपिक को कवर करती रही हैं, हमें समझाती भी रही हैं। मरियम, आज के हवाले से क्या कहेंगी? एक तो ये बता दें और दूसरा, कोई इंस्टेंट रिएक्शंस सामने आना शुरू हुए इस जजमेंट के बाद? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया है कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत होते हैं और इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो जो है वो तमाम इकदाम करे शफाफियत के लिए और साफ शफाफ इलेक्शन कराने के लिए। तो अब तक जो है वो सेनेटर फैसल जावेद ने टॉक की मीडिया से, उन्होंने कहा कि जो अदालत है उसने करार दे दिया है और उन्होंने कहा कि अदालत ने ये भी करार दे दिया है कि वोटिंग जो है वो उसके मामले में जो होती है, करप्शन वगैरह होती है, उसको रोकने के लिए इकदाम इलेक्शन कमीशन ने करने हैं। और उन्होंने कहा कि अदालत ने ये करार दे दिया हुआ है कि वोटिंग के वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में करार दिया है कि वोटिंग में किस हद तक सीक्रेसी होनी चाहिए, ये तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। सुप्रीम कोर्ट की राय सामने आई है। सीनियर साफी तजक्कर मजहर अब्बास साहब हमारे साथ है। मजहर साहब, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा कि आइन के मुताबिक ही होंगे, यानी सीक्रेट होंगे, लेकिन आगे जो थोड़ी सी वजाहत अभी सामने है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह करार दे चुका है कि सीक्रेसी कभी भी मुतलक नहीं हो सकती। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि वोटिंग में, ये बड़ी अहम बात है, वोटिंग में किस हद तक सीक्रेसी होनी चाहिए यह तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है और वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर भारी जिम्मेदारी वो ये कह रहे हैं कि अपनी अदा करें कि अगर आइडेंटिफाइबल करना है किसी भी मौके पर तो वो भी इलेक्शन कमीशन कर सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बैलेट के माने ही सीक्रेसी होती है, वरना तो फिर वो बैलेट नहीं हो। अब ये बड़ी बुनियादी चीज है। इलेक्शन कमीशन के पास हमेशा से ये पावर्स मौजूद थी कि आप इस चीज को इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दे सकते थे। बदकिस्मती से हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन खुद अपने इख्तियारात का कभी सही मानों में इस्तेमाल नहीं कर सकी, वरना अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन के पास लामहदूद इख्तियारात मौजूद हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बिल्कुल ऐसा ही फैसला मुतवक्को था, क्योंकि मावराए आइन कोई चीज हो नहीं सकती और यही बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़ेह है। अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुनियादी तौर पे बावर कराया है कि वो आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। इसमें अब पहले भी था कि आप इस चीज को चैलेंज कर सकते थे। प्रॉब्लम जहां आ रही है वो आ रही है कि खुद जो सियासी जमातें हैं वो आखिर ऐसे MPAs और MNAs को मुंतखब करके ऐवानों में क्यों भेजती है जिनके ऊपर उन्हें खुद एतमाद नहीं होता कि वो अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाके वोट दे देंगे। तो बुनियादी तौर पे ये जिम्मेदारी चाहे हुकूमत की हो या अपोजिशन की हो, ये हमेशा से ये रहा, ये हॉर्स ट्रेडिंग कभी हो नहीं सकती अगर आप ऐसे कमिटेड लोगों को ऐवानों में पहुंचाएं जिनके बारे में आपको ये पूरा एतमाद हो कि ये कभी भी पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट नहीं देंगे और अगर देंगे तो वो खुलकर बात करेंगे। तो ये जो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है या इलेक्शन कमीशन की पावर्स हैं, ये तो अपनी जगह है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन होगी। इलेक्शन कमीशन ने जो पोजीशन सुप्रीम कोर्ट में ली थी, ये फैसला उसके बिल्कुल एन मुताबिक है। ये चीजें जो है ये देखने की बहुत जरूरत है कि ये किस हद तक इलेक्शन कमीशन जो है अब अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। लेकिन मेरा ख्याल है ये एक तरीके से हुकूमत जो है इसे अपने हक में समझेगी। जी मजहर साहब, तो फिर अगर हम परसों की बात कर रहे हैं, 3 तारीख को जो वोटिंग होनी है, इसमें सियासी असरात क्या होंगे? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम थर्ड को क्या देखेंगे? थर्ड से पहले ही बहुत कुछ हो चुका है हुमा। ये तो थर्ड तो अभी बाद में आएगी। उससे पहले ही जो इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल है उसका जायजा ले लें, पंजाब में जो कुछ हुआ उसका जायजा ले लें, दिन में जो कुछ, मेरा ख्याल है असल ये सारे फैसले का इतलाक जो है
और जो सारी नजरें लगी हुई हैं वो 3 मार्च को इस्लामाबाद की नशिस्त पे लगी हुई हैं कि इस्लामाबाद की नशिस्त पे यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख साहब के इलेक्शन में क्या चीज सामने आएगी। और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उसको हमें देखना ये है कि इसमें जाहिर है कुछ वोट अगर इधर से उधर होता है तो उस पर और ज्यादा इम्कान यही है कि अगर फर्ज करें कोई अपसेट हो जाता है हुकूमत के लिए हफीज शेख साहब के मामले में, तो डेफिनेटली इस रूलिंग को जो है वो गवर्नमेंट अपने लिहाज से इंटरप्रेट करेगी और वो इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर सकती है कि अगर उनके कुछ वोट इधर से उधर होते हैं। लेकिन जो चीजें होनी थी वो ऑलरेडी कई महाज पर हो चुकी हैं। अब इसमें सीक्रेट बैलेट हो, ओपन बैलेट हो, मतलब बलूचिस्तान में अगर आप उठा लें, जो अब्दुल कादिर साहब का केस है कि जो पीटीआई के उम्मीदवार थे, पीटीआई ने उनसे टिकट विड्रॉ किया, वो इंडिपेंडेंट लड़े, पीटीआई अब उस इलेक्शन में है नहीं, तो वो ज्यादा इम्कान यही है कि उनको वोट पड़ जाएगा और वो मुंतखब हो जाएंगे। अब ये इस पे कौन सी रूलिंग अप्लाई होगी आप मुझे बताएं, कौन जाएगा कि जी कि इनको अब्दुल कादिर कैसे मुंतखब हो गए, एक आदमी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसको तमाम जमातों ने कैसे वोट दे दिया। और इसी तरह के और बहुत से चीजें सामने आएंगी। कुछ और उम्मीदवार ऐसे जीत सकते हैं जो गैर मतलब सिंध में दिलचस्प सूरत हाल डेवलप हो सकती है सिंध के अंदर कि अगर एमक्यूएम के पास 21 वोट हैं और एमक्यूएम का अगर जो है वो सेनेटर मुंतखब नहीं होता तो जाहिर है ये एक सवाल आएगा कि एमक्यूएम के जो एमपीएस हैं उन्होंने आखिर किसको वोट दे दिया, किसको वोट दे दिया। बिल्कुल, और पीपल्स पार्टी तो भरपूर कोशिश भी कर रही है। पेशकश उन्होंने की हफीज़ शेख से मुतालिक उन्होंने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी को अगर दे दिया जाए तो फिर हम भी सोचेंगे। सीनियर साफ़ी और तज़कियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ हैं, अपना तज़किया दे रहे थे, सियासी इसका पहलू क्या होगा और क्या रिपोर्केशन हो सकते हैं इसके बारे में बता रहे थे। लेकिन एक ये बड़ा अहम ये बात जो सामने आई है उस पर आईनी और कानूनी आरा ज़रूर हम लेंगे। ये वोटिंग में किस हद तक सीक्रेसी होनी चाहिए ये तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो अब हुकूमत इस बात को लेकर, जैसे शिबली फराज ने कहा कि बैलेट पेपर पर कोई टैगिंग हो या फिर बारकोड लग जाए, तो अब इस पर बहस आगे चलेगी और बड़ी अहम ये बहस। जिस तरह मजहर साहब भी कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को एक्चुअली अपना काम जो है वो प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि अब उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। पहले भी उन्हीं का काम था बट नाउ दे हैव टू फिनिश दिस एज वेल। ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी देर में आते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। सारी खबरें एक तरफ हो गई हैं, अब सिर्फ यही बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की राय सामने आ गई है और सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक सेनेट इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी के बारे में भी बताया है। कानूनी आरा इस पर लेना बहुत ज़रूरी है कि ये किस तरफ फैसला और कैसे, क्योंकि सब इसको अपने अपने तरीके से, जमातें ख़ास तौर पर अपने तरीके से इंटरप्रेट करेंगी। सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। सलमान अकरम राजा साहब, एक तो वजाहत से ये बात सामने आ गई कि सेनेट इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे, आइन के आर्टिकल 226 के मुताबिक होंगे, लेकिन जो ज़्यादा जो उनकी ऑब्जर्वेशन भी कह लेंगे, जो उन्होंने अपनी राय में लिखा है, अहम बात यह लिखी है कि वोटिंग में किस हद तक सीक्रेसी होनी चाहिए ये तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। तो इसका मतलब यह है कि वो जो सीक्रेसी की, जो आइडियल सीक्रेसी की हम बात कर रहे थे, एब्सोल्यूट सीक्रेसी की बात कर रहे थे, तो वो तो शायद कहीं नहीं है। यानी इलेक्शन कमीशन किसी भी मौके पर आइडेंटिफाई कर सकती है किसी के भी वोट को। आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं इसको? लेकिन तफसीली फैसले का इंतजार करना पड़ेगा, उसी से बात वाज़ेह होगी। लेकिन अभी जो बज़ाहिर सूरत हाल नजर आ रही है वो ये है कि होने वाले जो इंतखाबात हैं वो तो मुकम्मल सीक्रेसी के तहत ही होंगे क्योंकि इस वक्त जो कानून साजी है, इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं, उनमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि बैलेट पेपर के हवाले से ये कहा जा सके कि ये किसका बैलेट पेपर है, किसको वोट पड़ा। ये इलेक्शन तो मुकम्मल राजदारी ही में होगा। अब आइंदा के लिए सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले की रोशनी में ये देखना होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया है कि वो आइंदा बैलेट पेपर को आइडेंटिफाइबल बनाए, यानी कि उसके जरिए ये मुमकिन हो कि वोट डालने वाले की शिनाख्त हो सके। ये आइंदा के लिए होगा, लेकिन हमें तफसीली फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद अब ये कह सकते हैं कि आइन में तरमीम किए बगैर सेनेट इलेक्शन का तरीक़ेकार बदला नहीं जा सकता। अब हुकूमत को ऑर्डिनेंस के बजाय आखिरकार आइनी तरमीम की तरफ ही आना पड़ेगा। ये दुरुस्त है, लेकिन अगर जो राजदारी की शक है, जो सीक्रेट बैलेट की शक है,
उसकी तशरीह इस तरह कर दी गई है कि इलेक्शन कमीशन अपने रूल्स के जरिए उस राजदारी को महदूद कर सकता है, तो फिर शायद किसी को आईनी तरमीम भी ना करनी पड़े। इलेक्शन कमीशन खुद अपने रूल्स के जरिए अगर बैलेट पेपर को काबिल शनाख्त बना सकता है तो फिर तो मामला हल हो गया। जो हुकूमत चाहती थी वो आइंदा के लिए मुयस्सर हो गया। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि हमें तफसीली फैसले का इंतजार करना होगा। जी अच्छा, अभी शिबली फराज ने भी बात की, तो इसका मतलब सलमान अकरम राजा साहब इसमें कोई कानूनी कदगन या आईनी कदगन तो नहीं है कि जैसे शिबली फराज भी कह रहे हैं कि, और इसी की रोशनी में ये जो मैंने आपसे अभी शेयर किया की बात के किस हद तक तयन करना है सिक्रेसी का इलेक्शन कमीशन का काम है, तो शिबली फराज ने कहा कि बैलेट पेपर को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन बार कोड लगा दे या कोई इस किस्म की चीज़, तो हुकूमत ये करने जा रही है, इलेक्शन कमीशन से गुजारिश लग ऐसा रहा है। तो यानी इसका मतलब इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन में कुछ नहीं कर सकती इस तरह का इक़दाम अगर करना भी चाहे तो? जी, क्योंकि अब तो वक्त नहीं है कि अब बैलेट पेपर को नए सिरे से तो नहीं छापा जाएगा। इस वक्त तक बैलेट पेपर छप चुके होंगे, जो मौजूदा कवानीन हैं, जो रूल्स हैं, उनके तहत छप चुके होंगे। तो ये अब आइंदा के लिए ही होगा। इस इलेक्शन के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई तब्दीली लाई जा सकती है। जी, माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ है और कानूनी राय दे रहे थे इस पर। उन्होंने कहा कि आइंदा के लिए तो हो सकता है कि कोई सिस्टम ऐसा मुरतब किया जाए कि जिसके तहत ये करप्शन का खात्मा हो और ये हॉर्स ट्रेडिंग जो होती है, लेकिन इस वक्त ये तब्दीली इलेक्शन कमीशन बिल्कुल और एट द मोमेंट हमें ज्वाइन किया तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने। मरियम, आपसे पूछना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकते। आप इस फैसले से खुश हैं? ये सबसे पहले पूछेंगे क्योंकि आपका भी शुरू दिन से यही मौक़िफ़ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू हुमा। पहली बात तो ये है कि इसमें खुशी और नाखुशी कोई बात नहीं है। हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से ये था कि सेनेट का इलेक्शन आइन के तहत होना चाहिए और अगर इसमें कोई तब्दीली है तो वो आइनी तरमीम जो कि पार्लियामेंट ही कर सकती है और वो चेंज जो एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस से लाना है वो पार्लियामेंट से होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये तशरीह कर सकती है, राय दे सकती है कि सेनेट का इलेक्शन या आइन के तहत होना है या लॉ के तहत होना है। तो क्योंकि अभी तक वो कानून नहीं बन सका जिसके तहत वो किसी कानून के जरिए हो, तो हमारा मौक़िफ़ ये था कि वो आइन के तहत होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आइन के ऐन मुताबिक है। और इलेक्शन कमीशन ने, जो आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में राय दी थी कि ये किस के तहत हो सकता है, आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो ये फैसला उसी के मुताबिक आया है। अभी डिटेल फैसला जो है वो आना बाकी है, जिसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन के बारे में बात है उस पर थोड़ी सी वजाहत है, लेकिन कैटेगोरिकली फैसला जो है वो जो नजर आ रहा है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दी है कि इलेक्शन जो सेनेट का है 2021 का वो आइन के तहत आर्टिकल 226 के तहत हो सकता है। और दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन के पास जो उनका आर्टिकल 218 के तहत जो वो किसी भी इलेक्शन की शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, जिस तरह भी आपने देखा डस्का में आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन के उन्होंने एक सुओ मोटो लिया और उसके ऊपर अपना फैसला सुनाया। तो वो बाद की बात होती है कि अगर कहीं लगे कि इलेक्शन फेयर नहीं है, इलेक्शन जस्ट नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये ऑलरेडी इख्तियार मौजूद है। लेकिन जो पिटिशन थी, जो बहस थी, वो थी कि इलेक्शन सेनेट का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो होना चाहिए या इलेक्शन लॉ के अंदर होना चाहिए। उस पर बहुत ही वाज़िया तौर पर, और ये जो इलेक्शन की शफाफियत है, ट्रांसपेरेंसी है, उसकी जो सबसे ज्यादा अलमबरदार जो हमारा मौका वो PMLN रही है, क्योंकि PMLN इस हॉर्स ट्रेडिंग की, इस चोर बाजारी की, इस ये जो इलेक्शन चोरी होता है उसकी विक्टिम रही है। सेनेट का जब इलेक्शन हो रहा था, जब ये खुद वोट चोरी कर रही थी जमात, और उस वक्त जो वीडियो रिलीज भी आज की, जो वजीर बनाई रखा 2.5 साल उनको, तो ये तो, और जो हमारी मेजॉरिटी होते हुए हमारे वोट चोरी हुए, तो ये तो सबसे ज्यादा उस वक्त भी PMLN जो इमरान खान साहब ने कुछ। अच्छा मरियम साहबा, एक और चीज मुस्लिम लीग नून का इस पे मौक़िफ़ जरूर जानना चाहेंगे। शिबली फराज ने अभी बात की, जी शिबली फराज ने भी बात की, बिल्कुल ये बड़ी अहम बात है ये। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम को इमरान साहब ने खुद ये कहा कि उस वक्त PMLN ये कह रही थी और आज मैं ये कह रहा हूँ, तो ये बात तो वो खुद तस्लीम करते हैं कि जिस वक्त वो चोरी कर रहे थे वो उस वक्त उनको कोई ख्याल नहीं था कि इलेक्शन चोरी हो रहा है, क्योंकि वो उसमें खुद मुलव्वस थे। लेकिन आज क्योंकि उनके अपने अराकीन
अपने अरकान उन पे अदम एतमाद कर चुके हैं, तो वो पहले उन्होंने ऑर्डिनेंस दिया। और बाय द वे इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उनका वो ऑर्डिनेंस जो वो पार्लियामेंट में लेकर आए वो भी कलअदम करार हो जाता है। जी वो तो मशहूद बिल्कुल था इसी राय से। ये कहिएगा, शिबली फराज ने अभी मीडिया टॉक की और उन्होंने ये कहा, उन्होंने अपने तरीके से ज़ाहिर इंटरप्रेट किया इस राय को। उन्होंने ये कहा कि बैलेट पेपर को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बार कोड कोई लगा दिया जाए, कोई ऐसी चीज़ की जाए कि आइडेंटिफाइबल हो जाए। तो उनकी सोच ये सामने आई हुकूमत की कि वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं या इलेक्शन कमीशन से कहने जा रहे हैं। अगर कुछ ऐसा होता है या कोई इकदाम इलेक्शन कमीशन लेता है, आप उसकी हिमायत करेंगे या एब्सोल्यूट सीक्रेसी की तरफ जाएंगे? देखिए, इस वक्त तो शिबली फराज की मंशा या ख्वाहिश पे सेनेट का इलेक्शन जैसे वो चाह रहे थे कि अपनी ऑर्डिनेंस के जरिए कर पाएं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप टीवी पे बैठ के जो ख्वाहिश का इजहार करें उसी तरह इलेक्शन हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट, जो कि आइन के तहत आर्टिकल 226 के तहत सेनेट का इलेक्शन या इलेक्शन का जो होना है उसको फैसले में कहा है कि उसके तहत होगा। उसके बाद जो होगा वो जो फैसला जो डिटेल आएगा उसके बाद आप अपनी राय बना सकते हैं। लेकिन इस वक्त सिर्फ फैसले की जो हकीकत है कि फैसला ये कहता है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन सेनेट का होगा। अच्छा, लॉन्ग मार्च की नौबत ही ना आए, ये आपने कहा है, तो क्या हफीज शेख कोई सरप्राइज देने जा रहे हैं हुकूमत को? आप सीक्रेट बैलेट भी अब तो हो गया। देखिए, बात सिर्फ ये है कि ये जो गवर्नमेंट है, अगर आप इसका जो है 2.5 साल से पैटर्न देखें कि मुल्क के अंदर क्या क्या हुआ, अवाम मुश्किल में है, गुर्बत है, बेरोजगारी हो गई, मईशत की तबाही हो गई, अवाम तंग है, चीनी आटा रोटी जो खरीद नहीं सकती अवाम, और फिर जो इनके अपने अरकान है। देखें, इस वक्त गवर्नमेंट जो है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि जो हुकूमत है, इमरान साहब है, वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। वो एलाइज के वोट के साथ मेजॉरिटी में आते हैं, और एलाइज जो होते हैं वो 2018 में जब इन्होंने सब्ज बाग दिखाए और जिस तरह एक इलेक्टेबल्स को के साथ जमा कराया गया पीटीआई में, वो सबके सामने हकीकत है। लेकिन वो एलाइज ने अपने हलकों की तर्जुमानी करनी होती है, वहाँ जाना होता है। जब इनकी नलायकी और चोरी और करप्शन की वजह से वो अपने हलकों में नहीं जा सकते, तो वो एलाइज अपनी आवाम की तर्जुमानी नहीं कर सकते। और वो एलाइज जो होते हैं वो पीटीआई का कभी भी हिस्सा नहीं होते, वो एलाइज साथ होते हैं। और आज अगर एलाइज को आप पीटीआई से और हुकूमत से निकाल दें तो ये नो कॉन्फिडेंस होगा सेनेट का इलेक्शन इमरान साहब की हुकूमत पे, और वो नो कॉन्फिडेंस में इमरान साहब को घर जाना होगा। अच्छा मरियम साहब, ये कहिएगा कि पंजाब में जिस तरीके से अनअपोज आए सेनेटर्स, इस पर बड़ी सबको हैरत हो रही है। और हमने भी ये जिक्र किया कि एक तरफ NA-75 डस्का हम देखते हैं तो जीरो टॉलरेंस नज़र आ रही है दोनों जमातों में एक दूसरे को लेकर, और लोग भी ज़ाहिर है 2 लोगों की जानें चली गई। लेकिन दूसरी तरफ एमिकेबली सेनेट का मामला हो जाता है, और मरियम नवाज साहिबा भी जब उनसे सवाल होता है वो कहती हैं कि अब इस पर मैं ना ही कुछ बात करूं तो बेहतर है। अब ये बहुत सी बातें कर दी उन्होंने ये कह के। देखिए, इसमें 2 बातें हैं कि एक तो जो पंजाब है उसमें जितनी हमारा तनासब था उसके हिसाब से हमने सीटें ली। इसमें पार्टी में 2 राय होती है हर राय, लेकिन जब राय हतमी हो जाती है तो वो एक ऐसा इख्तियार कर लेती है हम। और दूसरी पार्टीज ने क्या किया इससे हमारा कोई सरोकार नहीं, लेकिन पीएम का ये फैसला था कि जो तनासब है पंजाब असेंबली में उतने ही हम जो सीट्स हमारी बनती हैं वो हम एक्वायर करें। और बाकी, और मेरे ख्याल में ये हमारी कामयाब हिकमत अमली थी, क्योंकि हमारी हिकमत अमली की वजह से बाकी भी पार्टीज को अपनी सीट जो है उनको विड्रॉ करना पड़ा अपने कैंडिडेट्स को, तो वो उसमें उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन आप ये देखिए कि नेशनल असेंबली में मैं समझती हूँ कि सेनेट का जो इलेक्शन 3 मार्च को होने जा रहा है वो एक हिस्टोरिक इलेक्शन होगा, और वोट के जरिए एक ऐसे सिलेक्टेड हुकूमत पर जो मुसल्लत की गई है 2018 में उसके खिलाफ अदम एतमाद होगा, और इंशाअल्लाह पीडीएम के कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी साहब की जीत होगी। और ये ज़मीर के ऊपर, और जो हालात इस वक्त मुल्क में हैं, जिन तबाही हो चुकी है, मैं आपको ये कह रही हूँ कि वो नहज पर आवाम आ चुकी है कि आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई नहीं बंदोबस्त हो सकता, जो बेसिक एमिनिटीज हैं। तो ये उन बातों पे जो एलाइज हैं वो जाहिर है उन्होंने अपने हलकों में जाना होता है, तो उसके तहत मेरे ख्याल में वो अपने जो वोट देंगे वो उस फैसले पर देंगे कि आवाम की जो रिलीफ है वो ये सेनेट का इलेक्शन उसका बाइस बनेगा। जी बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब साहब हमारे साथ थी। इस वक्त साबिक चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी ने हमें ज्वाइन किया है। नैयर बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राय सामने आ गई है और उन्होंने कह दिया है कि आइन के मुताबिक होंगे इलेक्शन।
आप क्या समझते हैं, एब्सोल्यूट सीक्रेसी की बात हो रही है या फिर सीक्रेसी जब चाहे इलेक्शन कमीशन उसको आइडेंटिफाइबल कर ले वोट को? आप क्या समझते हैं, आपकी राय क्या है इस पर? देखें, बुनियादी बात ये थी कि जो गवर्नमेंट का रेफरेंस था उसमें एक बुनियादी नुकता यह था कि आया सेनेट के इंतखाबात आईन पाकिस्तान के तहत होते हैं या इलेक्शन एक्ट 2017 के। तो वो तो आईन पाकिस्तान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दे दी कि ये सेनेट के इंतखाबात आईन में पाकिस्तान के तहत होते हैं, और अगर कोई चाहता है कि सीक्रेट बैलेट ना हो तो फिर आइन जब तक अमेंड नहीं होता आर्टिकल 226 तब तक सीक्रेट बैलेट से ही होंगे, और आइन को अमेंड करने का इख्तियार पार्लियामान के। अच्छा, आप साबिक चेयरमैन सेनेट भी रहे नैयर बुखारी साहब, तो ये बताइएगा। जी जी, लेट मी कंप्लीट वन थिंग। आपका सेकंड सवाल था कि बैलेट सीक्रेट का ये है कि हमेशा बैलेट सीक्रेट रहता है, लेकिन जब उसकी काउंटिंग होती है तो वो सामने खुलता सामने आ जाता है, लेकिन ये आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कि ये किस शख्स का बैलेट है और ये किसके हक में किसकी राय आई है। ये बात सीक्रेसी की है। ये हुकूमत जो है, इनके अराकीन जो हैं, जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, ये ना तो इनको अक्ल है ना इनको कानून का इल्म है, और ये बुखराहट का शिकार है। और ऐसी बुखराहट के पहले रेफरेंस फाइल किया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मूव की, और फिर एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, और आज भी ये इस बात पे खुशी मना रहे हैं कि जी हम सक्सेसफुल हो गए सुप्रीम कोर्ट के पास। तो बुनियादी बात यह है कि आइन जो है उसकी जो जब तक अमेंडमेंट पार्लियामान नहीं करती तो ये सीक्रेट बैलेट ही होगा, और ये सीक्रेट बैलेट आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। बैलेट को जब भी एग्जामिन आप कर लें, लेकिन असल बात है आइडेंटिफिकेशन की कि ये बैलेट पेपर किसका है और किसको वोट डाली है और किसने अपनी राय इस्तेमाल की है, वो तो फिर भी सीक्रेट रहेगा। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो ये बात जज साहब ने कहा है कि किस हद तक सीक्रेट होनी चाहिए वोटिंग या वोट, इसका तयन इलेक्शन कमीशन का काम है। तो ये तो जिम्मेदारी उन्होंने उन पर डाल दी है, एब्सोल्यूट जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर डाली है कि वो ही तयन कर सकते हैं जब भी करना है। आप साबिक चेयरमैन सेनेट रहे, क्या किसी भी मौके पे इलेक्शन कमीशन ये काम कर सकता है? आपने तो वजाहत से कह दिया कि वोट किसको पड़ा है ये पता चल जाता है, किसने डाला ये नहीं पता चल सकता। देखें, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन भी आइन और कानून के तहत काम करता है ना। आइन से और कानून से बाला सर होके तो कोई बात नहीं करता, इंडिपेंडेंट जरूर है, लेकिन ताबे वो आइन के है, ताबे वो कानून के है। जो कानून लागू होता है, जो ऑपरेटिव लॉ होता है, उसी के तहत वो काम करते हैं, और ये बिल्कुल जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि हर किस्म के इंतखाबात फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से। नहीं, ये तो एक ब्लैंकेट, एक ये अंडर अम्ब्रेला आ गया ना। ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ स्पेसिफिकली ये पूछना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ये काम कर सकता है, किसी के बैलेट को देख सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, या नहीं एज पर द लॉ वो ये नहीं कर सकता? कतई नहीं। ये सीक्रेट बैलेट का मकसद ये है कि जो वोटर है उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो सीक्रेट ही रहेगी जब तक कानून में तब्दीली नहीं होती। जब तक कानून में तब्दीली नहीं होती, इवन इलेक्शन कमीशन भी वोटर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा। जी, बहुत शुक्रिया। साबिक चेयरमैन सेनेट रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी साहब हमारे साथ है, और साबिक चेयरमैन सेनेट थे तो वो भी मौक़िफ़ दे रहे थे, और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो सामने है ही। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और थोड़ी देर में वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग, हमारे साथ